बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर का पोएम एंड प्लेस का, कौन सा पेपर होगा? पोएम एंड प्लेस का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये जो पीडीएफ है आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज़ सभी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ 25,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने का अपन ने टारगेट ले रखा है। इसको चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपन टारगेट को अचीव कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पर जाओ और जाकर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में ऊपर की तरफ जो यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको फाइल वाले सेक्शन पे जाना। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर कोने में जो इंग्लिश लिखा, इंग्लिश सर्च करना आपको, जाकर क्या इंग्लिश सर्च करना है। जैसे इंग्लिश सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से। किसके नाम से? इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिलेगी। आप जाओ और जाकर पढ़ लो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। डिस्कस द थीम, स्ट्रक्चर एंड द फिलोसफिकल डेप्थ ऑफ इलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। हाउ डज द ग्रे गिव वॉइस टू द यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस एंड द सोशल कंसर्न्स। डिस्कस करो, चर्चा करनी है आपको, क्या थीम है, क्या स्ट्रक्चर है और क्या आपके सामने फिलोसफिकल डेप्थ है, क्या वैचारिक आपके सामने गहराई देखने को मिलती है। जो कहानी लिखी गई है कौन सी? इलेगी की जो आपके सामने कहानी लिखी गई है। इलेगी एक शोक गीत होता है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद में कोई इंसान की मृत्यु के बाद में जो गीत गाए जाते हैं उसको इलेगी के नाम से जाना। रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, जो कंट्री चर्चयार्ड के अंदर जो लिखी गई है और उसके अंदर आपको वुमन के जो इंसान के जो कैसे इमोशंस और सोशल कंसर्न्स के बारे में बताया गया है। थीम एंड स्ट्रक्चर, किस तरह की थीम और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है? थॉमस ग्रे पोएम इज ए क्लासिकल इलेगी, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग। मतलब जो थॉमस ग्रे के द्वारा जो कहानी लिखी गई, थॉमस ग्रे के द्वारा आपके सामने जो स्टोरी लिखी गई, वो आपके सामने इलेगी मतलब एक शोक गीत से संबंधित है। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग मतलब जब कोई इंसान की मृत्यु वगैरह हो जाती है तब आपके सामने जो पोएम लिखी जाती है उसी को इलेगी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्टरन्स, ये एक प्रकार के आपके सामने इस तरीके से इसको संरचित किया जाता है, एक क्वार्टरन के रूप में संरचित किया जाता है। विट इज ए बी रैम, जिसमें क्या होता है ए बी, मतलब ए का जैसे पहले च, फिर मान लो बी का अर्थ होगा ट, तो फिर अगले वाला फिर से ए में च आएगा और फिर बी में ट आएगा, तो चैटा चैटा इस तरीके से अक्षर में सब देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे ज्ञान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेलोक उजागर, है ना। ऐसा तो जो लास्ट के जो सब सेम सेम होते हैं ना उसको राइमिंग स्टेज बोला जाता है। ए बी और ए बी की राइमिंग स्टेज देखने को मिलती है। 4 शब्दों में इसको कहा गया है, नोन एज द हीरोइक क्वार्टिंग। और इसको किस फॉर्म, ये जो राइमिंग स्कीम है इसको हीरोइक क्वार्टरेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हीरोइक क्वार्टरेन के नाम से जाना जाता है। द सेंट्रल थीम इज ए इनएविटेबल ऑफ डेथ, और जो सेंट्रल थीम, जो मुख्य आपके सामने विचारधारा है, जो बातचीत हो कि किसके बारे में की गई है? इनएविटेबल, जो मृत्यु होती है वो कभी भी आपके सामने क्या नहीं होती है? मृत्यु होती है वो कभी भी आपके सामने नहीं जाती है, मृत्यु अनंतकालीन है। इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ मतलब जो मृत्यु होती है ना वो आपके सामने क्या होती है? कभी हमेशा चलने वाली चीज़ होती है। एंड द हिडन पोटेंशियल ऑफ द कॉमन पीपल, और आपके सामने जो सामान्य लोग हैं, है ना, जो सामान्य लोग हैं उनके आपके सामने जो हिडन पोटेंशियल होता है उसके बारे में बताती है। मतलब छुपा हुआ जो उनके अंदर गुणगान होते हैं उसके बारे में बताती है। क्यों? मृत्यु सभी इंसानों को क्या कर देती है? बराबर कर देती है। और मृत्यु एक ऐसी चीज़ होती है, चाहे आप अमीर लोग हो, चाहे गरीब हो, चाहे हेल्दी हो, चाहे अनहेल्दी, सभी के एक न एक दिन ज़रूर से आती है। फिलोसफिकल डेप्थ मतलब आपके सामने जो आध्यात्मिक गहराई क्या देखने को मिलती है, क्या फिलोसफिकल आइडिया। ग्रे रिफ्लेक्ट ऑन द ग्रेट लेवलर डेप्थ। ग्रे क्या कहते हैं? आपके सामने जो मृत्यु होती है ना वो ग्रेट लेवलर होती है। ग्रेट लेवलर का कि हर व्यक्ति को बराबर करने का काम करती है। ही आर्ग्यू दैट द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड टू द ग्रेव। चाहे आप कितने भी शानदार व्यक्ति क्यों ना हो, कितने आप चमकदार व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितने भी उच्च खानदान से क्यों ना हो, कितने अमीर चाहे गरीब क्यों ना हो, आपको भी एक दिन कहाँ पर जाना पड़ता है? ग्रेव में जाना पड़ता है। कहाँ पर जाना पड़ता है? ग्रेव में जाना पड़ता है। मतलब जो कब्रगाह होती है ना, जो कब्र होती है वहाँ तक सभी लोगों को एक दिन जाना पड़ता है। फिलोसफिकली ही एक्सप्लोर द ह्यूमन पोटेंशियल, किसके बारे में करता है? आपके सामने जो इंसान, जो मनुष्य की जो आपके सामने क्षमताएं होती हैं उसके बारे में बात करता है। सजेस्टेड दैट द पोअर विलेजर्स माइट हैव बीन द ग्रेट पोएट लाइक द मिल्टन एंड और लीडर लाइक द कॉमनले।
और क्या बताता है, सजेस्ट करता है कि जो गरीब लोग होते हैं, है ना, हैव बीन द ग्रेट पोएटर लाइक द मिल्टन और द लीडर लाइक ओनली इफ दे हैड द अपॉर्चुनिटी इट बिकम द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर वेस्टेज द। ग्रे क्या कहना चाहते हैं, ग्रे बात कहना जो पोअर विलेजर्स है ना, अब मे बी माइट हैव बीन द ग्रेट पोएट लाइक मिल्टन, वो कहना चाहते हैं जो गरीब लोग हैं ना, गरीब जो किसान है वो भी उतने एक अद्भुत कलाकार हो सकते थे, उतने अद्भुत व्यक्तित्व बन सकते थे जैसे कि मिल्टन। और कौन है आपके सामने, क्रोमवेल हैं। कौन है, मिल्टन और जो आपके सामने जो क्रोमवेल है, उन जितने वो भी शानदार व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन इफ़ दे हैड द अपॉर्चुनिटी, अगर उनको मौका मिलता तो वो भी इतने ज़्यादा अमीर व्यक्ति बनते। दिस इज़ द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर वेस्टर्निज्म। इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये एक फेमस कॉन्सेप्ट है कि जो प्रकृति है उस चीज़ पर बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, अगर प्रकृति चाहे तो किसी भी इंसान को कहीं तक पहुंचा सकती है। यूनिवर्सल इमोशंस एंड सोशल कंसर्न, दिस इज़ द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर द वेस्टर्न जेम्स। किसके बारे में बताया गया कि जो प्रकृति होती है ना, वो आपके सामने जो नेचर होती है, प्रकृति होती है, वो लोगों को क्या कर देती है, लोगों को जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचने देती है। भाई अगर आप में से काफ़ी लोग बहुत से टैलेंटेड होते हैं लेकिन जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको इतने मौके नहीं मिल पाते हैं। यूनिवर्सल इमोशंस एंड सोशल कंसर्न्स, पूरी दुनिया के अंदर जो भावनाएं हैं, यूनिवर्सल का क्या होता है, पूरी प्रकृति में जो भावनाएं होती है उसके बारे में, और जो समाज के ऊपर आपके सामने जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। ग्रे ब्रिजेस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, दो ग्रे होते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, आपके सामने रिच और पुअर के बीच में बात करते हैं। किसके बीच में, रिच जो अमीर और गरीब लोग होते हैं उनके बीच में की जो खाई होती है उसके बारे में बात करते हैं। He addressed the social concern of the class inequality by reminding the proud elite that their monuments do not make them more alive than the poor। क्या कहते हैं आपके सामने, he addressed the social concern, समाज के जो समाज के अंदर जो समस्याएं होती हैं उसके ऊपर बात करते हुए क्या कहते हैं, ग्रे क्या कहते हैं, द क्लास इनइक्वलिटी बाय रिमाइंडिंग द प्राउड इलाइट दैट देयर मोनूमेंट्स डू नॉट मेक मोर अलाइव। वो बात करते हैं अगर कोई जो इलीट लोग कौन होते हैं, जो जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, तो इलीट लोग होते हैं जिनके बड़े बड़े मकबरे या बड़े बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, क्या वो उनको जिंदा रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते। इंसान को एक दिन जाना होता है और वो चला जाता है। ही कैप्चर द यूनिवर्सल इमोशंस ऑफ wanting a simple honest memorial, a sign from the passing friend rather than the grand marble statue। ही कैप्चर द यूनिवर्सल इमोशन, यूनिवर्सल इमोशन का क्या होता है कि आप लोगों के दिल में होने चाहिए, मतलब आप कोई भी व्यक्ति है उसके मन में, दिल में, भावनाओं में होने चाहिए, है ना। वांटिंग ए सिंपल होनेस्ट मेमोरियल, मतलब लोगों के मन में आपको याद करके एक छोटे से आंसू या छोटी सी बस ऐसी भावनाएं आनी चाहिए कि भाई चलो आपके मन में उनको याद करने के मन, दिल से कोई व्यक्ति अगर आपको याद करे वो बहुत बड़ी बात है। किससे, एक आपका बहुत बड़ा ग्रैंड मार्बल लगाने से, आपका एक बहुत बड़ा मकबरा या बहुत बड़ी मूर्ति लगाने से अच्छा है कि आपको कोई एक दिल से याद करे। राइट ए क्रिटिकली अप्रिसिएशन ऑफ द डेफोडिल्स, हाउ डज द वर्ड्स वर्थ प्रेजेंट ए नेचर ए सोर्स ऑफ जॉय इमेजिनेशन एंड द स्पिरिचुअल। को क्या आलोचनात्मक प्रशंसा करनी है, डेफोडिल्स जो लिखी गई है उसमें वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, नेचर ए सोर्स ऑफ जॉय, जो प्रकृति होती है वो किसकी बात करती है, आनंद की बात करती है। प्रकृति होती है वो आपकी इमेजिनेशन की बात करती है। इमेजिनेशन क्या होती है, आपकी इमेजिनेशन होती है आपकी जो इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति की बात करती है। और स्पिरिचुअल, अध्यात्म जो वापसी होती है उसकी बात करती है। इंट्रोडक्शन एंड थीम, विलियम वर्ड्स विथ डेफोडिल्स आल्सो नोन एज आई वॉन्टेड द लोनली एज ए क्लाउड इज ए कॉन्स्टिंग रोमांटिक पोएम। मतलब डेफोडिल्स है जो आपके सामने क्या है, एक प्रकार की रोमांटिक पोएम। कैसी पोएम है भाई, आपके सामने रोमांटिक पोएम है। कैसी पोएम है, रोमांटिक पोएम है। इट सेलिब्रेट द प्रोफाउंड कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन माइंड एंड नेचुरल वर्ल्ड। किसकी बात करता है, ये आपके सामने ये एक सेलिब्रेट करता है। क्या सेलिब्रेट करता है, आपको उत्साहित करता है, जो कनेक्शन होता है इंसानी दिमाग के बीच में और पूरी जो प्रकृति होती है उसके बीच में जो कनेक्शन होता है उसकी बात करता है। द सेंट्रल थीम इज द रेस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर। और जिसकी जो सेंट्रल थीम, जो आपके सामने मुख्य बिंदु है, क्या है मुख्य बिंदु, क्या आपके सामने रेस्ट्रक्टिव पावर ऑफ नेचर, जो प्रकृति होती है उसके आपके सामने जो रेस्ट्रक्टिव छोटी छोटी जो आपके सामने एक
जो न्यू लाइफ आपके सामने हर व्यक्ति को एक जो न्यू लाइफ देने की रेस्ट्रोक्टिव पावर होती है, नई जिंदगी जीने की जो ताकत होती है किसके अंदर, प्रकृति के अंदर। जो प्रकृति होती है उसके अंदर लोगों को नया जीवन जीने की जो आपके सामने जो आदत जो एक पावर होती है, शक्ति होती है, उसके बारे में बात किया गया है। नेचर एज ए सोर्स ऑफ जॉय एंड इमेजिनेशन, जो प्रकृति होती है वो आपके सामने एक जो खुशी का, किसका, खुशी का, और आपके सामने कल्पनाशीलता का, किसका, कल्पनाशीलता का क्या होता है, एक सोर्स होता है। वर्ड्सवर्थ यूजेज द विविध इमेजनरी एंड द पर्सनिफिकेशन टू ब्रिंग द फ्लावर टू लाइफ। वर्ड्सवर्थ किसकी बात करते हैं, एक आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो इमेजनरी, अलग अलग प्रकार की कल्पनाओं की बात करते हैं, और पर्सनिफिकेशन की बात करते हैं। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, आपके सामने जो लोग होते हैं, जो लोग होते हैं आपके सामने, वो आपके सामने जो प्राकृतिक चीजें होती हैं उनको एक मनुष्य के रूप में दिखाने को पर्सनिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ब्रिंग टू द फ्लावर्स ऑफ लाइफ, और आपके सामने जो ये जो लोगों की इमेजिनेशन होती है वो क्या करती है, लोगों की ज़िंदगी में फूल बरसाने का काम नहीं, लोगों को खुशियाँ देने का काम करती है। किसका काम करती है, लोगों के जीवन में खुशियाँ भरने का काम करती है। ही डिस्क्राइब देम एज ए डांसिंग एंड टॉसिंग देयर हेड एंड ए स्पिरिचुअल स्प्राइटली डांस। ही डिस्क्राइब देम एज ए स्पिरिचुअल डांस। वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं आपके सामने, ही ब्रिंग ए फ्लावर ऑफ लाइफ, जो फूल की जिंदगी के बारे में बताया, जो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, क्या कर रहा है, आपके सामने नाच कूद कर रहा है, टॉसिंग ऑन देयर हेड, अपने सिर को हिला रहा है। तो जब फूल हवा चलती है तब आपके सामने अपने आप को हिलते हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे वो अपनी सिर हिला रहे हो, नाच रहे हो। सजेस्टिंग दैट ए नेचर इज ए सेनिटेंट जॉयफुल एंटिटी। इस चीज़, ये सब आपके सामने इस चीज़ से क्या पता चल रहा है कि जो प्रकृति होती है वो उसका कैसी नेचर होता है। प्रकृति आपके सामने शांत रहती है, हर समय खुश रहती है, हर्षो उल्लास के साथ अपना जीवन यापन करती है। बाई कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू द क्लाउड, आपके सामने जो ग्रे है वो खुद को क्या करते हैं, एक जो बादल होते हैं उसे खुद से कंपेयर करते हैं। ही इस्टेब्लिश ए सेंस ऑफ डिटेचमेंट फ्रॉम द ह्यूमन वर्ल्ड, और जैसे वो खुद को क्लाउड मानते हैं, क्या मानते हैं, खुद को एक क्लाउड मानते हैं, तो उनके अंदर पूरी दुनिया से कटकर अलग हो जाए, डिटेचमेंट मतलब अलग हो जाने का आपके सामने क्या होता है, अलग होने का सेंस उनके अंदर महसूस होता है आपके सामने कि वो सारी दुनिया से कट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। which is then replaced by the gay company with the flower, the wealth, the flower being not momentary but emotionally and imaginative। क्या बात की गई है, which is then replaced by the gay company with the flower, और जो आपके सामने जो कंपनी है वो खुद को किससे रिप्लेस कर लेते हैं, लोगों की बजाय, लोगों के साथ रहने के बजाय अपने आप को फूलों के साथ रहना, किसके साथ, फूलों के साथ रहने को ज़्यादा क्या करते हैं, आपके सामने अच्छा महसूस करते हैं। द वेल्थ, जो पैसा होता है, द फ्लावर ब्रिंग इज नॉट मोमेंट्री इमोशनल एंड इमेजिनेटिव। क्या किसकी बात की जा रही है, जो पैसा आता है, जो वेल्थ है, वो असली पैसा किस में है, वो आपके सामने जो फूलों की जो खुशी है उसके अंदर दिखाई देता है। ये क्षणिक है, क्षणिक नहीं है, आपके सामने इमोशनली एंड इमेजिनेटिव मतलब जिंदगी भर चलने वाला है। इसमें आपके सामने भावनाएं भी हैं और कल्पनाशीलता भी है, दोनों की दोनों चीज़ें। जो फूल जो आपको खुशियां देते हैं वो क्षणिक नहीं होती, आपके सामने जीवन भर चलने वाली खुशियों में से है। स्पिरिचुअल रिन्यूअल एंड द इनवर्ड आइज, द फाइनल स्टेंजा इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ फिलोसफिकल डेप्थ। जो आखिरी शब्दों का प्रयोग किया गया है आपके सामने जो इन कविताओं में, वो कैसा फिलोसफिकल है, आध्यात्मिक बातें करता है। वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन दैट व्हेन ही इज इन वेकेंट एंड पेनिसिव मूड। जब वर्ड्सवर्थ कहते हैं, जब आपके सामने वो एक बहुत ही गहन विचारों में खोए रहते हैं, एकदम मतलब खाली विचारों में रहते हैं। द मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स फ्लैशेज अपॉन द इनवर्ड आइज, तो उसकी जो आपके सामने डेफोडिल्स की जो आपके सामने जो द मेमोरी ऑफ डेफोडिल्स फ्लैश इन हिज इनवर्ड आइज, तो जो डेफोडिल्स की जो आपके सामने जो मेमोरी है, जो यादें हैं, वो उसकी आंखों में आ जाती है। दिस रिप्रेजेंट द पावर ऑफ रिकलेक्शन, और ये किसके बारे में बताता है कि आपकी ज़िंदगी में जो रिकलेक्शन का अर्थ होता है, आपकी जो यादें होती हैं वो वापस लौट कर आती हैं, इसके बारे में बताता है। द एबिलिटी ऑफ माइंड टू द रिलीव पास्ट जॉयज, और आपके सामने रिकलेक्शन का अर्थ होता है कि आपकी जो एबिलिटी है, आपके सोचने की क्षमता है कि आप पुरानी चीज़ों को किस प्रकार से सोच पाते हो, उसके बारे में। नेचर सर्व एज द स्पिरिचुअल बम, जो प्रकृति होती है वो क्या करती है, मनुष्य को प्राकृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपके सामने क्या करती है, आध्यात्मिक रूप से उसके गाँवों को बनने का काम करती है। द साइट ऑफ द फ्लावर डज नॉट जस्ट प्लीज, जो आपके सामने प्लीज हिम विद द मोमेंट बट आल्सो परमानेंट ब्लिस ऑफ द सॉलिट्यूड, किसकी बात करते हैं, जो ये फूल होते हैं ना,
जो फूल होते हैं आपके सामने, ये आपके सामने जीवन में मनुष्य को परमानेंट स्थायी रूप से आपके सामने क्या करते हैं, स्थायी रूप से आपके सामने क्या करते हैं, उसके अकेलेपन को दूर करने का काम करते हैं। दैट हील द सोल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्बन लोनलीनेस और बोर्डम। किसकी बात करते हैं, जो इंसान की जो आपकी आत्मा होती है उसको आपके सामने भरने का काम करते हैं और बोर्डम को हटाने का काम करते हैं। कंक्लूजन की बात करें, थ्रू सिंपल लैंग्वेज, एक साधारण भाषा से एक राइमिक फ्लो इसके अंदर देखने को मिलती है। वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेट दैट नेचर इज ए लिविंग टीचर। जो वर्ड्सवर्थ क्या बात है आपके सामने, जो प्रकृति होती है वो आपके सामने क्या होती है, लिविंग टीचर होती है। कैसी टीचर होती है, एक आपके सामने लिविंग टीचर का अर्थ होता है आपके एक जिंदा, आपके सामने एक जो शिक्षक के रूप में होती है। प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट प्रोवाइड ए स्पिरिचुअल एंकर दैट कनेक्ट द इंडिविजुअल टू द लार्ज यूनिवर्सल हार्मनी। एक ये आपके सामने आध्यात्मिक रूप से आपको जोड़ने का काम करती है, सब एक व्यक्ति से पूरी की पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करती है। तो ये बताया गया आपके सामने क्रिटिकली अप्रिसिएशन क्या अपने डैफोडिल्स के द्वारा वर्ड्सवर्थ के क्या प्रकृति के साथ क्या आपके सामने संबंध है उसके बारे में अपन ने जाना। चलो बच्चों, अगले वाले यूनिट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लोर द थीम ऑफ फ्रीडम, सॉलिट्यूड एंड द सबलाइन इन द देयर इज अ प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स। मतलब आपको थीम बतानी है स्वतंत्रता के ऊपर, सॉलिट्यूड का अर्थ होता है अकेले रहने के ऊपर, सबलाइन एंड द सबलाइन इन द देयर इज अ प्लेजर इन द पाथलेस वुड के बारे में। हाउ डज द ब्रेन पोर्ट्रे नेचर एज एन एस्केप फ्रॉम द सोसाइटी। और कैसे ब्रेन आपके सामने खुद को पोर्ट्रे करते हैं कि जो प्रकृति होती है वो खुद को हमें समाज से कैसे अलग रखती है। ये कबूतर एक ट्रेन। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें। थीम ऑफ फ्रीडम एंड द सॉलिट्यूड इन द एक्सक्रीट फ्रॉम द चाइल्डी हेरोल्ड पिलग्रिमेज द लॉर्ड ब्रेन प्रेजेंट द सॉलिट्यूड नॉट एज ए लोनलीनेस। वो क्या बताते हैं आपके सामने, ब्रेन ने क्या दिखाया है, ब्रेन ने आपके सामने बताने का प्रयास किया है कि जो सॉलिट्यूड अकेलापन होता है वो जीवन में, वो आपके सामने क्या होता है, वो लोनलीनेस नहीं होता है। मतलब सॉलिट्यूड होता है जब आप जीवन, लोनलीनेस होता है कि जीवन में जब आप अकेले हो और आप उस अकेलेपन से निराश हो, जीवन में दुखी हो, उसको लोनलीनेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन सॉलिट्यूड होता है जैसे कोई संत महात्मा, वो भी अकेले रहते हैं लेकिन वो अपने जीवन को आनंदित तरीके से जीते हैं। बट एज द स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द ब्रेन सोसाइटी प्रेजेंट द कॉन्स्टेंट आर्टिफिकेशन एंड द जजमेंट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ब्रेन बात करते हैं, जो समाज होता है वो किस चीज़ को दिखाता है, कौन से आर्टिफिकेशन, जो समाज के अंदर जो मानव सभ्यता उसके अंदर जो लगातार बदलाव देखने को मिले उसको दिखाया जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट द पाथलेस वुड्स एंड द लोनली सोर्स आफ्टर ए स्पेस वेयर द सोल कैन बी ब्रीथ फ्रीली। मतलब आपके सामने क्या बताया जाता है, पाथलेस वुड्स होते हैं, किसके बारे में बात करते हैं आपके सामने, ऑफर ए स्पेस वेयर द सोल कैन ब्रीथ। मतलब आप जब जीवन में अकेले होते हो तब जीवन में आप खुद को एकदम फ्रीडम महसूस करते हो, आप जीवन को अच्छे से आनंदित तरीके से जीते हो। ही फेमस क्लेम्स, उनके द्वारा एक बहुत ही फेमस क्लेम किया गया, आई लव नॉट मैन द लेस बट द नेचर मोर। मतलब आई लव नॉट मैन द लेस, मतलब मैं मैन को कम प्यार करता हूँ और प्रकृति से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब मैं इंसानों से ज़्यादा प्रकृति को प्यार करता हूँ। ये बात उनके द्वारा कही गई थी। सजेशन दैट द ट्रू फ्रीडम इज द फाउंड द व्हेन वन डिटेच फ्रॉम द क्राउड टू कन्वर्स विद द यूनिवर्स। क्या किसके बारे में बात की गई, वो इस चीज़ से पता चलती है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी होती है जब खुद को आप भीड़ से अलग करते हो और प्रकृति जो पूरी की पूरी जो यूनिवर्स होता है उसमें खुद को विलीन कर देते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइन का क्या अर्थ होता है, ब्रेन डिसेप्शन ऑफ द ओशियन इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। जो ब्रेन का जो डिसेप्शन ऑफ द ओशियन है वो सबसे तगड़ा उदाहरण है किस चीज़ का, ए रोमांटिक एस्थेटिक दैट कंबाइन अवे विद द सेंस ऑफ टेरर एंड द ओवरवेलमिंग पावर। किसके बारे में, एक बहुत ही एस्थेटिक क्या होता है, बहुत ही शानदार, एक आध्यात्मिक और एक आपको एक बहुत ही प्रकृति जीव आपके सामने एक जो रोमांटिक एस्थेटिज्म देखने को मिलता है, जो क्या करता है आपको डर को और आपको जीवन में किसी चीज़ों से बाहर निकलने की जो शक्ति होती है उसको एक करने का काम करता है। ही डिस्क्राइब द ओशियन हैज़ ए डार्क ब्लू। वो क्या बताता है, जो समुद्र होता है वो कैसा होता है, डार्क ब्लू होता है। कैसा होता है, डार्क ब्लू का अर्थ क्या होता है, आपके सामने गहरा नीला होता है, बाउंडलेस होता है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती और इथनल अनंतकालीन होता है। अनलाइक द लैंड, भूमि से अलग, विच कैन बी रूइन द सिटीज एंड वॉर। भूमि ने क्या कर दिया आपके सामने, अलग अलग प्रकार की युद्ध हो गए आपके सामने, अलग अलग प्रकार की जो सिटी हो गई, सिटीज़ क्या होते हैं आपके सामने, जो शहर होते हैं उसका निर्माण किया गया। द ओशियन रिमेन अनचेंजेबल, जो आपके सामने समुद्र होता है उसको कभी भी नहीं बदला
जा सकता है। इट इज़ अ मिरर ऑफ द अलमाइटी पावर मेकिंग ह्यूमन इंडेवर सीम इनसिग्निफिकेंट। ये क्या दिखाता है, जो समुद्र होता है वो कभी भी नहीं बदल सकता है। किस शक्ति का, जो समुद्र होता है वो एक शक्ति का प्रतीक होता है, और आपके सामने मनुष्य की जो इंडेवर्स पावर होते हैं उसके बारे में दिखाता है कि मनुष्य की शक्तियाँ जो अनंतकालीन होती है उसके बारे में बताता है। नेचर हैज़ एन escape बायरन, स्केप मतलब होता है बच के निकलना। ब्रेन पोर्ट्रेट नेचर हैज ए सेंचुरी वेयर द वाइल विले वर्ल्ड ऑफ द मैन कांट रीच। मतलब आपके सामने क्या बताया गया है, ब्रेन वो आपके सामने इस चीज़ को पोइट्री करना चाहते हैं कि जो प्रकृति होती है वो सेंचुरी की तरह होती है। सेंचुरी क्या होती है आपके सामने, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं ना, वहाँ पर। ही डिप्सिट द ओशियन एज ए फोर्स दैट स्वेलो एंड द क्रिक्स द ह्यूमन एम्बिशंस। जहाँ पर क्या होती है, जो समुद्र होता है उसके अंदर जो मनुष्य के जो अलग अलग प्रकार के जो एम्बिशंस होते हैं, जो गहरी विचारधाराएं होती हैं, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो दिखाई पड़ती हैं। इफेक्टिवली प्रोटेक्टिंग इट्स प्योरिटी फ्रॉम द ह्यूमन करप्शन। और इंसान को अच्छे से क्या करती है, इंसान के जो भ्रष्टाचार वगैरह से बचाती है।